नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन राजनीतिक तस्वीर अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रदेश में सेंधमारी का दौर है। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल कर संगठन को झकझोरने की कोशिश है, तो वहीं कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर काम करने लगी है। हालांकि 1990 के दशक के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एकमात्र 2009 लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इन चुनावों में वो 29 में से 12 सीटें जीतने में सफल रही थी। दूसरी तरफ भाजपा ने 16 सीटें जीती। 2009 में कांग्रेस ने जो 12 सीटें जीती थी, उनमें से 4 आदिवासी सीटें थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी कुछ खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आदिवासी सीटों पर नजर रख रही है। खासकर इस तथ्य के सामने कि पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाकों में इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। पूरे राज्य में भाजपा की अप्रत्याशित भारी जीत हुई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उतनी आदिवासी सीटें जीत सकती है जितनी उसने 2009 में जीती थी। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मंडला, धार और खरगोन सहित भाजपा की 3 विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। दूसरी ओर बीजेपी की तैयारी 6 आदिवासी सीटों सहित सभी 29 सीटें को जीतने की है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों ने मंडला लोकसभा सीट के डिंडौरी, बिछिया निवास, केवलारी और लखनादौन, धार के सरदारपुर, गंदवानी, कुक्षी, मनावर और बदनावर, कसरावद, भगवानपुरा, सेंधवा, राजपुर में सीटें यदि कांग्रेस ने जीती तो कुछ हजार वोटों से विधानसभा चुनाव जीतना लोकसभा चुनाव जीतने से अलग है। बहरहाल आदिवासी वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने उमंग सिंगार की नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो बीजेपी लगातार आदिवासी गौरव का कार्यक्रम चलाती रही है। तो जिस तरह से इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है 29 में से 29 सीटें जीतना, जिसमें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित 6 सीटें हैं और बीजेपी इस पर भी फिर से कब्जा करना चाहती है। अगर कांग्रेस के हम बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो 2009 में सबसे ज्यादा 29 में से 12 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 आदिवासी सीटें कांग्रेस नहीं जीती थी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस चर्चा की। जिस तरह से बीजेपी का टारगेट 29 में से 29 सीटें जीतना है, जिसमें 6 आदिवासी समाज के लिए आरक्षित सीटें भी हैं। कांग्रेस 2009 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत लंबे समय के बाद 29 में से 12 जीती थी, 4 आदिवासी सीटें थी। इस बार कांग्रेस की रणनीति आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो मुकाम हासिल करना जो पहले था 2009 में जो एक परफॉर्मेंस था वो, और 6 की 6 आदिवासी सीटों पर क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं इस बार कांग्रेस की? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए आदिवासी जो वोट बैंक है वो परंपरागत कांग्रेस का रहा है। सालों से हम देखते आए हैं। आपने जो 2009 की चर्चा करी, लेकिन अब देखिए 2024 है। अब जो राजनीति है, जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हो गया है, भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर आप भाजपा की रणनीति भी आप देखिए, पूरा नहीं शिफ्ट हुआ है, लेकिन भाजपा हम पिछले 1-1.5-2 साल से लगातार हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो भाजपा ने पूरा का पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पे रखा है। आदिवासी दिवस मनाना, लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आदिवासी को संबोधन कर रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, आदिवासी का सम्मेलन कर रहे हैं, तो लगातार हम ये देख रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नेताओं की भी अगर आप बात करी, तो देखिए लगातार आदिवासी वोट बैंक पर उनका फोकस है। अब वो कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो देखना होगा। देखिए लगातार ये बात तो कह रही है बीजेपी की 29 में से 29 सीट हमें जीतना है। अब कितनी जीतती है ये भी देखना होगा। वो कोशिश पूरी कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक सीट, जो 28 सीट है, वो तो उनके हाथ में आ ही रहे हैं, बस आ रहा है, और एक छिंदवाड़ा रह गया जिसपे वो फोकस कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,
तमाम जो बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल, सब छिंदवाड़ा में है, रोड शो कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो उनका फोकस तो है। लेकिन जो आदिवासी वोट बैंक की बात है, और ये लगातार कहा जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि आदिवासी ने जिसको वोट दिया उसकी सरकार बनती। अब 29 की 29 सीट है, यहाँ पे कितनी सीट्स जो आदिवासी की सीट है वो उस पे क्या रणनीति है? जैसा मैं कह रही हूँ, लगातार बीजेपी लगातार फोकस करती आई है, लेकिन अब लोकसभा को लेकर क्या फोकस है? चलिए हमारे साथ शिवम जी, हम साल से आप लोगों का फोकस है, बीजेपी का फोकस है, विधानसभा में भी था, अब लोकसभा में क्या लग रहा है, लोकसभा में किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी वोट बैंक को फोकस नहीं किया चुनाव के दृष्टिकोण से। हम चाहते हैं कि सर्व समाज का कल्याण हो, विकास में प्राथमिक रूप से आदिवासी वर्ग भी भागीदार बने, और जैसे ही अन्य समाजों को हम देखते हैं उसी एक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। उनको भी समाज का एक अंग माना जाना चाहिए। अपने से अलग देखने की है जो मानसिकता कांग्रेस की है, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आदिवासी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, एक सभ्यता है, और वह सिर्फ उनकी सभ्यता संस्कृति नहीं है, वह इस पूरे देश की परंपरा के संवाहक हैं। वह जो मूल रूप में जैसी थी, आदिवासियों ने उसको वैसा ही संरक्षित करके रखा है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तथ्य से पूरी तरीके से परिचित है। जो पूर्व की सरकारें आदिवासी वर्ग के अतीत को भी कहीं ना कहीं भुला देने का काम करती थी, उसको उस स्तर का सम्मान इतिहास की किताबों में अथवा हमारी जो एक जीवंत परंपरा है उसमें नहीं मिलता था। तो हमारी सरकार केंद्र में आने के पश्चात विगत 10 वर्षों में हमने इसे एक अभियान के रूप में लिया। हमने देखा कि आदिवासी वर्ग के वर्तमान और भविष्य की चिंता तो हमारी सरकार कर ही रही है अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विकास में उनको समग्रता के साथ हिस्सेदार बना ही रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने यह भी सुनिश्चित किया कि आदिवासी वर्ग के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने भी उनके राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अन्य अवसरों पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान अर्पित किया, चाहे वह रानी कमलापति हो, टांटिया मामा हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, और इस प्रकार के तमाम आदिवासी नायक हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में, इसकी प्रगति के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर किया है। तो स्वाभाविक तौर पर हमने उनको भी सम्मान देने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब हमारी इतनी प्रागढ़ इच्छा शक्ति थी, हमने यहाँ पर जो पेशा जैसा एक अति महत्वपूर्ण कानून है, आदिवासियों की सबसे ज्यादा मांग किस चीज को रहती है? जल, जंगल और जमीन। हमने उनको जल, जंगल, जमीन का कानून दिया, और इसके साथ ही साथ आदिवासी अंचलों में, चाहे वह बैगा सहारिया वर्ग के लोगों को अनुदान राशि देना हो, मिड डे मील जैसी योजनाओं में आदिवासी वर्ग के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना हो, उनको छात्रवृत्ति देनी हो, विदेश में जो आदिवासी वर्ग के छात्र पढ़ने जाना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, वहां पर छात्रावास खोलने की बात हो। इस प्रकार से लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने हमारी योजनाएं चलाई हैं जिनसे आदिवासी वर्ग लाभान्वित हुआ है। आदिवासी वर्ग ने इस चीज को समझा कि अब उनको वोट बैंक के पॉकेट के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक समाज के हिस्सा के रूप में उनका जो इस लोकतंत्र में स्टेक है उसका सम्मान अगर कोई दल दे रहा है तो अब भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग का आशीर्वाद भी हमें चुनावों में मिलता है, और हम इन लोकसभा के चुनावों में भी परिणामों को लेकर के उत्साहित हैं, और स्वाभाविक तौर पर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जी भागीरथ जी। ठीक है अमित जी, आपने सुना होगा कि शिवम जी ने तमाम योजनाएं गिनाई, केंद्र की गिनाई, राज्य की गिनाई कि किस तरह से आदिवासी समाज के लिए काम किया जा रहा है, और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस आदिवासी समाज को अलग करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन बीजेपी उन्हें समाज का हिस्सा मानती है। और अगर आप आंकड़ों में देख लें, एक जमाने में कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है एक आदिवासी समाज, लेकिन अगर आप देख लें 1990 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा में पिछड़ती गई। 2009 में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा इस समय आपकी 12 यहाँ पर लोकसभा की सीटें, जिसमें आदिवासी समाज की जो आरक्षित सीटें थी 4 थी। लेकिन 2019 की अगर हम बात कर लें, इसमें 28 सीटें जीती थी, 29 में से 28 बीजेपी, और इसमें आदिवासी समाज की ज्यादातर सीटें पूरी बीजेपी के पास थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, जो परंपरागत वोट रहा है वो समाज अब आपसे दूर हट के बीजेपी के पास चले गया? आंकड़ों में तो यही सामने आ रहा है। देखिए, हम 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो आदिवासी वोट बैंक देखेंगे आप, 2018 में ज्यादातर आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के खाते में गया था। हम पिछले पार्लियामेंट की अगर स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे कि बाई इलेक्शन में फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी और तमाम आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव परास्त हुए थे। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों से उनकी याद नहीं करी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के अंदर जमुहूरी मैदान में बिरसा मुंडा भगवान और टमटे मामा के जयंती के अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम करा, और कई सारी घोषणाएं उन्होंने उस कार्यक्रम के आधार पर आदिवासियों के लिए की। लेकिन हम एक बार आदिवासियों के लिए करी हुई घोषणाएं और आदिवासियों के लिए नैतिक उनको अधिकार देने की बात अगर किसी ने करी है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश ने देखा, पहले एक आदिवासी एक व्यक्ति के पास उसे मारा जाता है, उस पर बाथरूम करी जाती है,
लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट है, शिवम जी भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे विद्वान साथी हैं वो कुछ आप कह ठीक सकते है, हैं। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा अभी जी, राजनीतिक आपने वो बात जरूर तस्वीर कर की सकते बात की, लेकिन वो तस्वीर भी लोगों ने देखी जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर भी धोए थे। नहीं साहू जी, पहले किसी पर पेशाब करिए तो पेशाब करने की क्या कानून इजाजत देता है? और क्या कानून इस बात को कहता है कि मुख्यमंत्री हो या जज हो या गवर्नर हो, पिटने के बाद उसके परिवार के लोगों को लाके उसका पैर धुलवाना, और पैर धुलवाने के साथ ना उसका संरक्षण देना? उसके परिवार को कहा था कि नौकरी देंगे, उसको कहा था उसकी जमीन का जो केस चल रहा था उसको निराकरण करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने दबाव पूर्वक बुलवाया, उसके बाद वो दूसरे दल में शामिल हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको घोषणाएं करनी है या वाकई में आदिवासियों के हितों की रक्षा करनी है? अब आदिवासी हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 वर्षों की मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस कार्यालय ने घोषणा नहीं करी, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। प्रतिदिन करीब 3 आदिवासियों पर अत्याचार होता है। जल जंगल जमीन पर जो आदिवासियों के 7,359 केस आज तक लगे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इन केसों के निराकरण करने की बात करी नहीं, हमेशा इस केस को उस केस से टालम टूली की बात करी। और आज शिवम जी ये कहते हैं कि हमने आदिवासियों के साथ न्याय करा। एक दिन किसी व्यक्ति को भगवान मानकर उसकी मूर्ति पर माला पहनाने से आदिवासियों के हितों का कल्याण नहीं होगा। आदिवासियों का वोट बैंक का भी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन अमित जी जो आप सारी बातें कर रहे हैं, आप जो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 1990 के बाद से जो परंपरागत वोटर रहा है वो दूर होता क्यों गया आप लोग से? 2019 का आंकड़ा देख लेंगे आप, अब ज्यादातर आदिवासी समाज जो सीटें वो बीजेपी के खाते में आई है, तो क्यों दूर होता जा रहा है वो ये पारंपरिक जो वोट है? आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के खाते में तो ज्यादातर सीटें अभी गुमराह करके हो गया, लेकिन जो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों से वादे किए हैं, वो लगातार आदिवासियों पे केस, लगातार झूठे केस दर्ज हो रहे हैं, उनकी जमीन। ठीक है, आप गुमराह की बात करें शिवम जी, गुमराह करके आपने आदिवासियों समाज की आरक्षित सीट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बार 2024 में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अमित जी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम तरह के जो अत्याचार वो बढ़ गए हैं। गुमराह करके आपने पहले सीटें तो ले ली हैं, लेकिन अब आप गुमराह नहीं कर पाएंगे दोबारा 2024 में। जी देखिए, लोकतंत्र में जनता के विवेक पर सवाल उठाना यह सबसे मूर्खतापूर्ण होता है। जन भावना जो होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। आदिवासी वर्ग न किसी के बरगलाने में आता है, न बहलाने में आता है, न फुसलाने में आता है। उसको अपना स्वाभिमान मालूम है, कौन उसके स्वाभिमान की आत्मरक्षा कर रहा है, कौन उसके भविष्य के लिए एक बेहतर विरासत की नींव पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह चीज़ आदिवासी वर्ग नज़दीकी के साथ देखता है। आदिवासी वर्ग इस बात को भी समझता है कि जल जंगल और जमीन का जो उनका मूलभूत अधिकार है उसके संरक्षण के लिए, उसका अधिकार उनको दिलाने के लिए कौन सी सरकार प्रतिबद्ध है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने मनसा वाचा कर्मणा में इन तीनों ही चीजों को लेकर के लगातार प्रतिबद्ध है। और इसकी हम वानगी देखते हैं, चाहे वह नमामि गंगे योजना के माध्यम से जब नदियों के सफाई का अभियान हो, जब पूरे देश में जंगलों का लगातार विस्तार और विकास हो, आदिवासी वर्ग की जितनी भी लोक आस्था से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, भगौरिया हो, इस प्रकार के उत्सव हैं, उनका संरक्षण करने की बात हो, यह चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था में संभव है। और इसीलिए आदिवासी वर्ग आज इस पर दृढ़ विश्वास करता है कि कांग्रेस जैसे संगठन जो आदिवासी वर्ग को छलने का काम करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इसी मैं आपको बता देता हूं, मैं उस पर भी आ जाता हूं। पहले आप इस चीज को समझिए। रायसेन में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आदिवासी वर्ग के लोगों पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सरकार ने तुष्टीकरण के दबाव में वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आदिवासी वर्ग यह भी समझता है कि उनके हितों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समझौता कौन से लोग कर लेते हैं, उनको समाज से काटने की साजिश कौन लोग रचते हैं, तो उनके ऊपर आदिवासी समाज विश्वास नहीं करेगा। जहां तक फग्गन सिंह जी की बात है, लोकसभा विधानसभा के चुनावों में व्यक्ति हारता जीतता है, इससे कोई वह नहीं है। लंबे समय तक वह उस क्षेत्र के स्वीकार्य नेता हैं। विधानसभा में कई बार स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं। एक चुनौतीपूर्ण सीट थी, वहां से पार्टी ने उनको अवसर दिया। परिणाम हमारे लिए अपेक्षानुरूप नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी का विश्वास है कि उनकी जनता के बीच लोकप्रियता है। एक सांसद के रूप में उन्होंने जो काम किया है उसके बलबूते वह फिर से निर्वाचित होकर के आएंगे और अपने क्षेत्र की जनभावना को संसद में रखेंगे। और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार मध्य प्रदेश की जनता प्रत्याशियों को देख भी नहीं रही है। 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर
करके हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम चुनाव जीतेंगे बल्कि इस बार जो हमारी जीत का मार्जिन होगा वह प्रत्येक लोकसभा सीट पर अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हम सब इसकी तस्दीक 4 जून को आने वाले परिणामों में देखेंगे। ठीक है अमित जी, देखिए बीजेपी के पास योजनाएं हैं, योजनाएं गिनाने के लिए कि देखिए हमारे पास केंद्र की कौन सी योजना आदिवासी समाज के लिए, राज्य सरकार के पास भी योजनाएं गिनाने के लिए, और एक नेता भी है जिसकी बात अक्सर अभी तक सुनी जा रही है। इसलिए हम 2014 में देख रहे हैं, 2019 में देख रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बन रही है। आप लोग के पास वो क्या रणनीति जो लग रहा है कि इस बार आदिवासी समाज आपके साथ आएगा? क्योंकि 1990 के बाद से ये समाज सिर्फ 2012 की अगर हम बात छोड़ दें उसके अलावा हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। देखिए, चुनावी धार्मिक पिच के साथ चुनावी पिच पर जब भारतीय जनता पार्टी खेलती है चुनावी मौसम में, तो इनको आदिवासियों का हित याद आता है, नौजवानों का हित याद आता है, धार्मिक पिच पर ये चले जाते हैं, मंदिर और मस्जिद याद आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मध्य प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, ना कि मंत्री बनाया। उसके बाद जमुना देवी जी ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि हमने तो सर्वोच्च पद दिया है। बीजेपी वाले कहते हैं हमने तो सर्वोच्च पद दिया, राष्ट्रपति का पद हमने दिया। देखिए साहू जी, शिवम जी बोल लेंगे, मेरे को पूरी बात करने का मौका नहीं, मैं आपको भी पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा सामने जब आया, जब फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारते हैं और एक तरफ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव हारता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और एक बार हमने आदिवासियों के हित की बात करी, जब फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। किसी भी आदिवासी को आज तक मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा या उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बीजेपी ने कहा था, इसी चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि हम अगर आदिवासियों के उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे, उनको उनका अधिकार देंगे, नेता को सर्वोच्च पद पर देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक भी उप मुख्यमंत्री बनाने का आदिवासियों का काम नहीं करा। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था आदिवासियों के हित के लिए, सरकार नहीं बनी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के तौर पर हमने एक आदिवासी नौजवान को उनका अधिकार देने का काम करा, ना कि बात करी और घोषणा नहीं करी। हमने जो कहा उसको करके दिखाने का काम किया। ठीक है, समय कम है, इस बार क्या मुद्दे आपके जो आपको लग रहे हैं आदिवासी समाज इससे प्रभावित होकर आपके साथ आ रहा है? मुद्दे क्या हुए इस बार, और क्या दावे, क्या वादे? ऐसा कानून का दुरुपयोग अगर किसी शासन में हुआ है तो इन 20 वर्षों में हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, अगर आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने का काम अगर किसी ने करा है तो इस 20 साल के शासनकाल में हुआ है। मोहन सरकार के आने के बाद करीब 10 महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ बलात्कार हुआ, 3 की एफआईआर नहीं हुई। कई बेरोजगार नौजवान आज भी धर धर ठोकरें खा रहे हैं। और क्या है, आदिवासियों के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी एक बार आए थे, उन्होंने कहा था, और अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज आदिवासियों को मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। मैं दिनांक पूछना चाहता हूं शिवम जी से कि वो कौन सी दिनांक है जब कैबिनेट ये प्रस्ताव पास करा, और वो कौन सा लेटर है शासन का जो आदिवासियों के हित के लिए आपने दी। ठीक है, आपके लिए सारे मुद्दे इस बार असर करेंगे और इस बार कांग्रेस के पक्ष में समाज वोट करेगा। ठीक है मुक्ता जी, देखिए मुद्दे कांग्रेस के पास बहुत है, वो गिना रहे हैं इस बार, लेकिन बीजेपी के पास भी योजनाएं बहुत सारी गिनाने के लिए कि हमने क्या क्या काम किया। इस बार बीजेपी का टारगेट है 29 में से 29 सीटें जीतना। छिंदवाड़ा को लेकर भी रणनीति लगातार बनाई जा रही है, पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। 2009 छोड़ दे कांग्रेस के लिए तो 1990 के बाद से हमेशा कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती जा रही है लोकसभा चुनाव में, और 2009 में सिर्फ 4 सीटें आदिवासी समाज की कांग्रेस के पास रही है, बाकी समय बीजेपी के पास ही रही। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से टक्कर दिखाई दे रही है, इसमें कौन बाजी मार सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा ना, आदिवासी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की राजनीति में। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है इसको साधने की, लगातार संवाद स्थापित कर रही है आदिवासियों से। और कांग्रेस को देखिए, ये वोट बैंक जो परंपरागत कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन ये शिफ्ट होता गया है, धीरे धीरे शिफ्ट होता गया है। बहुत ज्यादा नहीं शिफ्ट हुआ, लेकिन 2018 की विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे उस समय जो आदिवासी जो वोट था वो पूरा कांग्रेस के पास गया था, और कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी 15 साल के बाद। 15 साल की बीजेपी की सरकार थी। तो उसके बाद से लगातार 2018 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार कोशिश
कोशिश कर रही है, आदिवासी वोट बैंक को साधने की लगातार कर रही है। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को भी ये बात समझ आ रही है। तो इस चुनाव में आप देखिए, उन्होंने एक आदिवासी चेहरे को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया, उमंग सेंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत एग्रेसिव नेता है, लेकिन तो भी उनको चूज किया। क्यों? क्योंकि एक आदिवासी फेस को प्रोजेक्ट करना है। आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी के पास एज है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो उसके फेवर में, राम मंदिर है, सीए है, आर्टिकल 370 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है उसका भी फायदा बहुत उठा रही है बीजेपी। लगातार वो ऐसे दिखा रही है कि देखिए, कांग्रेस में तो भगदड़ की स्थिति है, सारे नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो आप ऐसे पार्टी जो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है, वो उसको कैसे आप लोग वोट देंगे? वो तो जब वो जनता कैसे उसको वोट देगी? वो देश को नहीं संभाल पाएगी। तो देखिए, एज तो बीजेपी के पास में है, लेकिन फिर भी जैसा राजनीति है और क्रिकेट है, क्रिकेट के आखिरी बॉल में क्या हो जाए, कौन जीत जाए, ये नहीं पता चलता। वैसी राजनीति में भी नहीं पता चलता बहुत सारी, लेकिन वो कयास तो लगाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के पास एज तो है। बिल्कुल, वाकई इसमें रणनीति में बीजेपी भी आगे दिख रही। शिवम जी, 6 में से कितनी सीटें बीजेपी इस बार अपने कब्जे में कर पाएगी आदिवासी समाज की, और क्या वो प्रमुख कारण होंगे? संक्षेप में, कुछ सेकंड में, समय कम है मेरे पास। देखिए, इस बार मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, तो इसमें इसका कोई किंतु अथवा परंतु नहीं है कि आदिवासी वर्ग की सीटें हैं, सामान्य वर्ग की हैं, अनुसूचित जाति की हैं, किसकी हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता एक स्वर में कह रही है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार निर्वाचित होकर के आए और देश के सामने जो संश्लिष्ट समस्याएं हैं उनको इस कार्यकाल में हल कर दें, ताकि आने वाले वक्त में जो विश्व का शिरोमणि बनने का लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं, उसमें हम तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और जनता इसी मनोभाव के साथ अपने मत का उपयोग करेगी। सर्व समाज हमारे साथ है, आदिवासी वर्ग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद है और चुनाव के परिणामों को लेकर के बेहद समाज की सीटों पर फोकस करें, प्रमुख कारण संक्षेप में। प्रमुख कारण देखिए, सबसे पहले तो आदिवासी वर्ग के अतीत को सम्मान मिला। उस वर्ग से आने वाली एक महिला आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। लगातार उनको जल जंगल जमीन का अधिकार देना हो, उनको शिक्षा से जोड़ना हो, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी हो, उनके लिए शौचालय बनवाने हो, तमाम हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं जिनसे आदिवासी वर्ग के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। और विशेष तौर पर उनके लिए जिस स्तर की एक पूरी उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का प्रयास हमारी कॉन्फिडेंस है कि 6 की 6 सीटें आदिवासी समाज की इस बार बीजेपी कब्जे में जाने वाली है, और जो टारगेट है 29 का वो पूरा होने वाला है। आपके क्या प्रमुख कारण और कितनी सीटें आप आदिवासी समाज की कांग्रेस के हिस्से में आने वाली इस बार? देखिए साहू जी, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी की आपने बात सुनी, उनका टारगेट लोगों की समस्या, आदिवासियों की समस्या, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या, बेरोजगारी या महंगाई नहीं है। उनका टारगेट है कि एन केन प्रकरण तोड़ फोड़ कैसे भी करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसीलिए उनका लक्ष्य रखा 400 पार। महंगाई पर बात नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने प्रमुख कारण गिरे तो उन्होंने बताया कि किन किन वजह से वो जीतने वाले हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो हमने साथ दिया है, वो 6 के 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के हित में आएंगी। और जो आज आदिवासी प्रमुख कारण, आपके भी प्रमुख कारण कौन से हैं जिससे लग रहा है कि सीटें आपके हिस्से में जाने वाली काम कर रही है, उसका परिणाम होगा कि आदिवासी कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। ठीक है, आपके वो प्रमुख कारण कुछ गिनवाना चाहें? समय कम है। देखिए, मुख्य प्रमुख कारण यही है कि आज अगर जिस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उन पर लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है, जल जंगल जमीन 18 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो कारण है जिसके कारण इस बार बीजेपी के बदले कांग्रेस को वोट देंगे आदिवासी समाज, और इस बार कांग्रेस ज्यादा बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है, चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी, अमित शर्मा जी, मुक्त पार्टी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बस अब कुछ ही दिन बाकी है जब मतगणना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद देखना होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 में से 6 आदिवासी समाज के लिए आरक्षित सीटें इस बार कितना कांग्रेस के हिस्से में जाती है और कितनी बीजेपी के हिस्से में जाती, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।